गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सॉल्व करने के लिए, तो आपने आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने नहीं सॉल्व करा होगा तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं मेरी वीडियो के साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या था वो मैं लिख देता हूँ। एक था बजटेड डेटा और एक था एक्चुअल डेटा। ठीक है, बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा में सबसे पहले अपन को दे रखा था फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना गिवन था, ₹20 लाख था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और एक्चुअल में कितना इनकर्ड हुआ था, एक्चुअल में अपने पास इनकर्ड हुआ था ₹21 लाख। ठीक है, उसके बाद अपन ने प्रोडक्शन देखा था, यूनिट्स कितना बनेगी यूनिट्स। तो यूनिट्स तो अपने पास 25,000 था बजटेड और एक्चुअल में बनी थी 26,000 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं लेबर क्या बेसिस पर, लेबर यानी कि आवर्स बेसिस पर अपन देखते हैं। तो कितना था बजटेड आवर्स थे 10,000, एक्चुअल में कितने हुए 9,000 हुए एक्चुअल आवर्स इनका। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो। और रिकवरी रेट अपन को क्वेश्चन में ही दे रखी थी। रिकवरी रेट या फिर आप भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, ये अपने पास आएगा। रिकवरी रेट आप निकालोगे 20 लाख डिवाइडेड बाय 25,000। तो एक तो आपके पास आ गया रिकवरी रेट आ गया 80, और एक अपन देखेंगे रिकवरी रेट आवर का। ठीक है, तो ₹20 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 ये अपने पास आ जाएगा 200। तो दोनों का अपने पास आ गया रिकवरी रेट। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, ये आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको क्या निकालना रहेगा, आपको निकालना रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। निकालिए, आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अगर आप फॉर्मूला लर्न नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा कंसेप्ट वाइज आप समझ के भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था 26,000 यूनिट्स। इतना अपन करेंगे रिकवर, यानी कि इतना मेरे पास होगा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब आउटफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो अपने मेरे पास हुआ एक्चुअल में हुआ 21 लाख का। तो इसको आप सॉल्व करके देख लो, ये आपके पास आ जाएगा 20,000 आपके पास आ रहा है एडवर्ड्स। क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब 20,000 एडवर्ड्स को अपन दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अपने पास होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक अपने पास आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दो कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को। एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी कि एक्सपेंडिचर आप देख लो 20 लाख था बजटेड, कितना हो गया 21 लाख हो गया। 1 लाख क्या हो गया एडवर्स हो गया, ज़्यादा हो गया, बजट से ज़्यादा हो गया। और वॉल्यूम वेरिएंस में अपन क्या करते हैं, यूनिट्स वाइज देखते हैं। 25,000 था मेरा बजटेड, एक्चुअल में बनी, यानी कि अपन ने बजट से ज़्यादा बनाई, तो ये अपने लिए होगा फेवरेबल। इनटू रिकवरी रेट अपने पास कितनी है, ये 80 है। ठीक है, यूनिट्स की अपन देख रहे हैं रिकवरी रेट, तो ये अपने पास आ गया 80,000 अपने पास आ गया फेवरेबल। नेट ऑफ कर सकते हो तो 20,000 आपके पास एडवर्स बचेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद अपन इसको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, और एक अपने पास होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, दो चीज़ें और निकालनी है। अब मैंने आपको एक अच्छी बात बताई थी, दोनों चीज़ें कैलकुलेट होती है, इसका वॉल्यूम वेरिएंस के दोनों पार्ट कैलकुलेट होते हैं आवर्स के अंदर। तो आवर्स यानी कि ये आपको दे रखा है। कैपेसिटी में अपन क्या देखेंगे, अपनी बजटेड आवर्स से अपने पास 10,000, एक्चुअल में अपने पास हुए 9,000 ही हुए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिकवरी रेट से 200। अब अपने पास फेवरेबल होगा या एडवर्स, क्या होगा आप बताना। बजटेड था, मेरा टारगेट था 10,000 घंटे काम करना, पर मैं कम ही काम कर पाया। मेरे टारगेट था 10 चैप्टर पढ़ूंगा एक दिन में, 9 ही पढ़ पाया। एडवर्स हुआ, कितना एडवर्स हुआ, इसको 200 से ये मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ गया 2 लाख। एफिशिएंसी वेरिएंस अपन को निकालना है, यानी कि एक यूनिट को बनाने में अपने पास कितने घंटे लगे। यहाँ देख लेते हैं 1 यूनिट को बनाने में मेरे पास कितने घंटे लगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। 10,000 आवर्स था मेरा बजटेड, उसमें मेरे पास बननी चाहिए थे 10,000 आवर्स में बननी चाहिए थे 25,000 यूनिट्स।
तो ये अपने पास आ गया 0.4 आवर्स। एक यूनिट के लिए मेरे पास टारगेट था 0.4 आवर्स। एक्चुअल में मेरे पास कितनी यूनिट्स बनी, 26,000 यूनिट्स बनी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, ये अपने पास आ गया 10,400 आवर्स था मेरा स्टैंडर्ड, इतना लगना चाहिए था। एक्चुअल में कितना लगा, कम लगे, 9,000 घंटे में ही मैंने काम ख़त्म कर दिया। तो ये अपने लिए क्या हुआ, फेवरेबल हो गया। भाई मैंने सोचा था मैं 10 घंटे में, मैंने सोचा था मेरा 3 घंटे में पूरा ये चैप्टर पढ़ा दूंगा स्टैंडर्ड कोस्टिंग, पर मैंने 2.5 आवर्स में ही आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो ये मेरे लिए फेवरेबल बात है, क्योंकि मैंने कम समय में आपको अच्छा पढ़ा दिया। तो सेम इस तरीके से हुआ, स्टैंडर्ड में इतना था, एक्चुअल मेरा इतना ही हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिकवरी रेट पर आवर 200 से, ये अपने पास आ जाएगा 2,80,000 फेवरेबल। इसको नेट आउट भी कर सकते हो, 80,000 फेवरेबल बच रहे, जो कि ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो ये था मैं लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। कई जनों को डाउट होगा, कई जनों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, वो आंसर चेक कर सकते हैं। अब आज के क्लास में अपन शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है सेल्स रिलेटेड वेरिएंसेस। सबसे इजी रहेगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो। इसको अपन दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है सेल्स टर्नओवर के बेसिस पर, एक अपने पास होता है सेल्स मार्जिन के बेसिस पर। इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर सेल्स वैल्यू, वो सेल्स टर्नओवर यानी कि अपने पास हो गया, इसको बोल सकते हो सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, आप ये भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, सेल्स टर्नओवर को। इसके अंदर दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, एक अपन करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, और अपन करते हैं इधर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेल्स टर्नओवर को दो, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। अब सेल्स प्राइस यानी कि आप इसको सिंपल सा यूँ समझ लो, ये अपन मटेरियल जैसा ही देख रहे हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में कैसे करते थे, जैसे अपन बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यहाँ अपने पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। वो अपना बजटेड प्राइस चलता था, ये अपने पास क्या हो गया, बजटेड सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल सेल प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करते थे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ प्राइस में, और वॉल्यूम यानी कि अपने पास इधर क्वांटिटी वाइज देखना है, यानी कि बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। यहाँ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, प्राइस का ये हो गया और वॉल्यूम का ये हो गया, ठीक है। अब अगेन सेल्स वॉल्यूम को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, एक होता है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, एक अपने पास होता है सेल्स मिक्स वेरिएंस, ठीक है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस क्या होता है, जैसे कि वहाँ अपन ने देखा था ना, एक्चुअल, या अपने पास होगा बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस SMSQ, स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी हो गया। सेम जैसे अपन मटेरियल में करते थे वैसे ही इधर थोड़ा बहुत चेंज है, उसी तरीके से अपन करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड सेलिंग प्राइस से, और इधर क्या होगा, SMSQ माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वही SMSQ क्या होगा, इधर टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, ठीक है, स्टैंडर्ड रेशो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, एक बार देख लो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कंपेयर करके देख लो, जैसे अपन ने मटेरियल में देखा था उसी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ अपन लेते थे SMQ लेते थे, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, यहाँ स्टैंडर्ड मटेरियल सेल्स क्वांटिटी हो गया। सेम अपन फार्मूला क्या लिखते थे, SQ माइनस SMQ, SQ माइनस SMQ इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग वो SR होता था। सब यूसेज वेरिएंस में अपन क्या लिखते थे, SQ माइनस SMQ इनटू करते थे स्टैंडर्ड रेट। वही इधर थोड़ा सा चेंज हुआ है, SQ बजटेड सेलिंग क्वांटिटी माइनस
स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस, यहाँ था स्टैंडर्ड रेट। तो जैसे उसमें होता था वैसे इधर भी हुआ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मतलब कंसेप्ट वाइज आप देखो तो वही चीज़ है, बस इधर हो गया सेल्स से रिलेटेड वेरिएंसेस की यहाँ बात हो रही है। अब इसमें से अपन देख लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी, ये अपने पास ज़्यादा अगर एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी से, तो क्या आएगा इधर आंसर फेवरेबल होगा या एडवर्स, यानी कि ये मेरा था स्टैंडर्ड 100 था और एक्चुअल में मैं 90 कर पाया, तो ये अपने लिए होगा एडवर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे एडवर्स आएगा, कैसे फेवरेबल आएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज समझ के करोगे। देखो जितने ज़्यादा आप लेक्चर देखोगे फर्स्ट लेक्चर को, उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था स्टैंडर्ड कोस्टिंग का, उसको आप 3 बार देख लो, सेकंड लेक्चर को 3 बार देख लो, थर्ड लेक्चर को सिर्फ आप 1 बार भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लास में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास आता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। तो ये चैप्टर को आप बस ज़्यादा बार देखो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में हो क्या रहा है। इसको अपन डिवाइड करते हैं बजटेड मार्जिन में और एक्चुअल मार्जिन में। सेल्स मार्जिन को अगेन अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बजटेड मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। बजटेड मार्जिन कैसे निकालेंगे, जो बजटेड सेलिंग प्राइस होगी उसमें से मैं बजटेड कॉस्ट, सारे एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा। और एक्चुअल मार्जिन में क्या होना चाहिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो अपने पास आ जाएगा एक्चुअल मार्जिन। पर यहाँ एक्चुअल कॉस्ट की जगह होता है बजटेड कॉस्ट। क्यों होता है इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। जैसे कि था मेरा बजटेड सेल्स था, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आखिर इधर एक्चुअल कॉस्ट की जगह अपन ने बजटेड कॉस्ट क्यों यूज़ करा। मेरा बजटेड सेल्स था 1000 यूनिट्स का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपने पास था 1000 यूनिट्स था मेरे पास बजटेड, ठीक है। पर रेट, इसकी रेट क्या थी यूनिट्स की, 100 आवर, मतलब ₹100 मेरे पास था, ठीक है। ये मेरी थी सेलिंग प्राइस, इसमें से मेरा कॉस्ट था 80, तो मेरे को ₹20 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 20,000 हो गया मेरा प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, और ये अपनी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब एक्चुअल में मेरा क्या हुआ, एक्चुअल सेल्स मेरा हुआ 1000 यूनिट्स का हुआ, पर मेरे यहाँ क्या हो गया 115। बजटेड सेलिंग प्राइस मैंने 100 सेट करा था, मैंने ज़्यादा में सेल करा 115 में, पर मेरा क्या हुआ बजटेड कॉस्ट 80 था, तो ये मेरा चेंज होके हो गया 110। तब आप करोगे तो कितना आएगा 35, 115 माइनस 110, यह आपके पास आएगा 15,000 आपके पास आएगा, ठीक है। आप देखोगे हैं, फिर मैनेजर क्या बोलेगा, अपने चेले को क्या बोलेगा, अरे ये तुमने क्या करा, बजटेड तो तुम्हारा टारगेट था कि ये इतना रहेगा, पर तुमने एक्चुअल में क्या करा, इतना कम क्यों करा, 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, कहा था ना तुम्हें, उस हिसाब से सारा डेटा पहले बताना। अब एक्चुअल में क्या हुआ 15,000 प्रॉफिट हुआ, तो इसमें गलती किसकी है। अब ये बोलेगा अरे इसमें मेरी क्या गलती है, क्या बोलेगा इसमें मेरी क्या गलती, तो सही में इसकी क्या गलती है, इसको यूँ समझो 1000 इंटू इसका, इस मैनेजर का क्या काम था, इसका मैनेजर तो था, ये सेल्स मैनेजर था। ये जो छोटा सेट है ना, ये तो सीईओ हो गया कंपनी का, ये जो छोटा सेट था वो क्या था, कंपनी का सेल्स मैनेजर था। तो सेल्स मैनेजर क्या करेगा, इसका तो काम था सेलिंग प्राइस को बढ़ाना, 100 की जगह उसने तो और अच्छे 115 में माल बेचा, पर इसकी क्या गलती, अगर कॉस्ट बजटेड कॉस्ट बढ़ गया तो इसमें इसकी क्या गलती, इसकी पगार से क्यों काटा जाएगा, इसका काम क्या था, ये था सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का काम था 100 का 115, उसने तो ज़्यादा में करा, पर इसकी क्या गलती, अगर कॉस्ट 80 की जगह 110 हो गया, सेल्स मैनेजर थोड़ी ना कॉस्ट देखेगा, वो तो दूसरे मैनेजर का काम है। तो इसलिए अपन इधर लिखते हैं 115 माइनस बजटेड कॉस्ट, ये थी बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट था, ये अपन ने हुआ एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 115 माइनस बजटेड कॉस्ट 80, तो यानी कि इसके हिसाब से तो हुआ 35,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब जो आप बोलोगे यार एक्चुअल में इतना थोड़ी ना हुआ है, एक्चुअल में तो कॉस्ट इतना है, तो ये दूसरे मैनेजर की गलती है, तो वह दूसरे मैनेजर से अपन चार्ज करेंगे।
या अपन क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन इस तरीके से बोल सकते हो, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। यानी कि यहाँ आप रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज देखते हो कि कौन से मैनेजर की गलती से अपना कितना नुकसान हुआ है। यानी कि ये चैप्टर है मैनेजर वाइज, ना कि ऐसा है कि टोटल अपना कितना नुकसान हुआ, ऐसे नहीं करते हैं। अपन हमेशा देखते हैं कि परचेज मैनेजर की वजह से अपना कितना नुकसान हुआ, सेल्स मैनेजर की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो सेल्स मैनेजर की वजह से तो ये अपना फ़ायदा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने 100 का माल 115 में बेच दिया। हाँ, अगर उसने 100 का माल इधर 90 में बेचा होता तो फिर ये केस हो जाता एडवर्स का, क्यों? क्योंकि उस सेलिंग प्राइस बजटेड थी 100 और उसने 90 में बेच दिया, तो ये था गलत तो हो जाता। फिर अपन उसकी खैर ले लेते इस छोटे की, ठीक है। फिर इस सेल्स मैनेजर की खैर नहीं होती, सीईओ इसकी खैर ले लेता, मतलब एकदम सुना देता भला बुरा। पर इस केस में क्या है, ये सुना ही नहीं सकता सीईओ, क्यों? क्योंकि इसका काम था तो सिर्फ सेलिंग प्राइस देखना, कॉस्ट देखना इसका काम नहीं था। इसलिए अपन फॉर्मूला में यूज़ करते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। एक दो बार आप लेक्चर सुन लो, आपको आई थिंक और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यूँ बोल सकते हो ये जो सेल्स मैनेजर था वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रेस्पॉन्सिबल है फॉर एक्चुअल कॉस्ट। उसका कोई काम नहीं है एक्चुअल कॉस्ट कितना हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, सेल्स मैनेजर का काम, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसा अपन ने इधर पढ़ा था ना सेल्स टर्नओवर में, ठीक है, ये अपना कहाँ गया, ये रहा सेल्स टर्नओवर में। अब क्या होता है, ये अपना मार्जिन वाइज है, तो इसको क्या कर सकते हो, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा, सीधा कर दो सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सीधा कर दो सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा इधर, सेल्स, ये इधर करना है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। इधर क्या करो, बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। एक और फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ सेलिंग प्राइस है उसको या इसको इधर हो जाएगा बजटेड सेलिंग प्राइस की जगह इसको कर दो बजटेड मार्जिन, तो आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस तो होता ही। एक और फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, फिर उसमें भी ऐसे ही होता है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूले में बस सेलिंग प्राइस की जगह इधर कर दो मार्जिन, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। अब दोनों चीज़ें एक ही होती है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे कि अपने पास सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होता है, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, अभी अपने पास क्या था, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। अब मैंने आपको बोला एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप इधर ऐड कर दो सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला बन रहा था, बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे बजटेड मार्जिन क्या होता है, मैंने आपको यहाँ बताया था, कहाँ था अपने पास, बजटेड मार्जिन क्या था, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। आ जाओ, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल मार्जिन क्या था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। यही तो मैंने आपको अभी तक समझाया था, एक्चुअल कॉस्ट यहाँ लेते हैं, इसी का ही तो कंसेप्ट का एग्जांपल दिया था। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, BSP माइनस ESP हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, माइनस BC ये हो जाएगा प्लस BC बजटेड कॉस्ट इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। माइनस BC प्लस BC कैंसिल हो गया, BSP माइनस ESP इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। ये देख लो, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस से मैंने फार्मूला निकाल दिया सेल्स प्राइस वेरिएंस का, दोनों फार्मूला सेम है। इसका क्या मतलब है, सेल्स प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, दोनों एक ही फार्मूला है। तो इस तरीके से आप ये सेल्स प्राइस वेरिएंस से आप सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इसके फार्मूला भी याद रख सकते हो। आपको बता दिया, आंसर अपना एक ही आएगा, ठीक है। आपकी बुक में बस दोनों अलग अलग फार्मूला दे रखे थे, तो मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ा दिया। कोई डाउट है तो बता दो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अपन पढ़ते हैं जो कि अपना लास्ट फार्मूला होगा वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस का। यहाँ अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस क्या होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इसी को एग्जांपल से समझते हैं। अपना वेरिएबल ओवरहेड्स अपन ने वेरिएंस मैनेजर से बात करा था कितना होगा इस साल। उसने बोला 1 वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा होगा यानी कि ₹12 होगा। तो अपन ने बोला साहब 1 यूनिट का होगा ₹12। हमारे पास थी 1000 यूनिट्स, अज्यूम कर लेते अपने पास बजटेड इतना है, तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितना होगा बजटेड 12,000। ठीक है, अब एक्चुअल में अपने पास क्या हुआ, ये सब अपन बजटेड देखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है डिफरेंस आ ही जाता है। एक्चुअल में अपने पास यूनिट्स बनी 1200, 1000 की जगह बनी 1200, खर्चा कितना होगा उसने बोला एक्चुअल में सर अपना खर्चा हो गया 13,000। अब अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को अपन कैसे निकालेंगे। आप यूँ तो बोल सकते हो कि सर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी कि आप क्या करोगे स्टैंडर्ड 12,000 माइनस एक्चुअल हुआ 13,000। आप बोल दोगे सर 1,000 का एडवर्स नुकसान हो गया, पर मैं बोलता हूँ अगर आप इस तरीके से करते हो गलत है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आंसर करोगे गलत है। आंसर सही क्या होगा साहब, ये 12,000 जो खर्चा हुआ वो 1,000 यूनिट्स का है, 13,000 खर्चा हुआ वो 1200 यूनिट्स का है। सेम जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करा था उसी तरीके से करेंगे। जो 1200 यूनिट्स अपने पास प्रोड्यूस हुई और एक की अपने पास स्टैंडर्ड रेट कितनी थी 12, तो एक्चुअल में अपना खर्चा होना चाहिए था 14,400, पर एक्चुअल में अपना खर्चा कितना हुआ 13,000। स्टैंडर्ड अपने पास इतना था, इतना खर्चा होना चाहिए था। 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड खर्चा आ गया इतने 1200 यूनिट्स का। ये जो क्वेश्चन में दे रखा था वो 1000 यूनिट्स का था, तो ये अपने पास कितना है 1400 फेवरेबल। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड से कम में अपना एक्चुअल खर्चा कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। इस तरीके से करते हैं, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से कंपेयर करोगे तो ये तो हमने 1200 यूनिट्स को कंपेयर 1000 यूनिट्स का कंपेयर कर लिया 1200 यूनिट्स के खर्चे से, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ऐसे अपने पास इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के अंदर, बस 2 कैटेगरी और बची है। एक आता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और एक अपने पास आता है वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, वही अपन ने जैसा देखा था पहले। एफिशिएंसी का क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। यहाँ एफिशिएंसी में कौन से थे आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड अपन ने देखे थे, बस उसी तरीके से होता है। और स्टैंडर्ड इसी को ये वेरिएबल ओवरहेड्स स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिख सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो। एक्चुअल प्रोडक्शन अपना इतना हुआ था 1200 यूनिट्स का इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट को आप यूँ बोल सकते हो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, एक ही बात है वेरिएबल ओवरहेड के केस में। इसको माइनस कर दिया था अपना जितना एक्चुअल खर्चा हुआ था। कितना खर्चा हुआ था एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो या तो आप इसको यूँ फॉर्मूले से लर्न कर लो या फिर कंसेप्ट वाइज समझ लो, एक ही बात रहेगी। ठीक है, और ये अपने पास आ जाएगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, दोनों कैलकुलेट, एक अच्छी बात है आवर्स के अंदर ही कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि लेबर में नहीं था, वो लास्ट क्लास में अपन ने नहीं देखा था, वो दोनों ही कैलकुलेट अपने पास किस में हो रहे थे, आवर्स के अंदर हो रहे थे। सेम इधर भी होता है। फिक्स्ड ओवरहेड में नहीं देखा था, एक फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, दोनों कैलकुलेट आवर्स में होते हैं। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड में भी दोनों चीज़ें आवर्स में ही कैलकुलेट होती है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट का यह मतलब है, ये स्टैंडर्ड रेट किस कंफ्यूज मत होना, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट है। ठीक है, ये जो जैसे कि 12 थी तो ये 12 वाली बात हो रही है स्टैंडर्ड रेट की। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट है मेरा यहाँ स्टैंडर्ड रेट से मतलब। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अपने एग्जांपल में कुछ आवर्स का था नहीं, अदरवाइज अपन इसको भी सॉल्व कर लेते। से मैंने आपको एग्जांपल से कॉस्ट वेरिएंस तो एक्सप्लेन कर ही दिया, ये आंसर आया था उसमें। मैंने इसको और डिटेल में एग्जांपल को और नहीं बढ़ाया,
फालतू ही कंफ्यूज होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को लेबर आवर्स भी लिखने पड़ते हैं। सेम जैसा अपन करते हैं वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में भी ऐसे ही होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये एक्चुअल ये आवर्स है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि अपने सारे फार्मूला कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको फार्मूले में दिक्कत है या कंसेप्ट वाइज दिक्कत है तो अपना और अच्छा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कब होगा? जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक तो अपन ने सिर्फ एग्जांपल से करे, तो अगर आपको 10% भी अभी तक आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन से अभी अपन और सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने अच्छा आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप एक बार और वीडियो देखो। मैं बोलता हूँ ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी इंटर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए तो डबल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेम चीज़ आएगी। और जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में देख रहे हैं उनको पता है सी इंटर में इसका कितना अच्छा वेटेज रहता था एग्ज़ाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब अगर आपका मन है नोट डाउन करने का ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो मैं आपको बता देता हूँ नोट से। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा उसको अगर आपका नोट डाउन करने की मर्जी है तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, या फिर शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस चैप्टर में अपन ने जितना पढ़ा। ये था अपना पेज नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 2 में ये इतना नोट डाउन करने लग जाओ। उसके आगे था अपना ये वाला पेज नंबर 3 में। आई थिंक ये सब एक बार आप ज़रूर लिख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप इनको लिखोगे एक बार अपने हाथों से तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितना भी अपन ने पढ़ा वो सब के नोट्स आपको खुद को लिखने पड़ेंगे। कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है आप उसको 10 दिन बाद पढ़ते हो तब जाके आपको समझ में आता ही नहीं है। सेम डे लिखो, बेनिफिट रहेगा। हर एक चीज़ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, तो कहीं भी अगर आपको डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। थोड़े पेजेस भले ही आपको लिखने में टाइम लगेगा, पर अगर आप समझते हुए लिखते चलोगे इनको तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। ये एसएमएच की एक फुल फॉर्म बता देता हूँ, स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स है। कहीं अगर आपको लगे तो जो लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक नहीं बताया था और किसी ने मेरे से डाउट पूछा था एसएमएच है क्या, स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स है। उसके बाद ये अपन ने पढ़ा तो ये अपना यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस और सेल्स वैल्यू वेरिएंस दोनों का मैंने इधर ही लिख रखा है, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। ये अदरवाइज ये अपना ख़त्म होता है।